हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लेके आए इतिहास का आज नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए, और पेट और ऐसा के लिए बहुत स्पेशल हमने एक सीरीज चला रखी है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से शेयर करें जिससे सभी को इन वीडियो का लाभ उठाया जाए। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज इसी के साथ हम लोग। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आप कहोगे जो सातवाहन वंशज थे ना, उनसे संबंधित है। कौन? मत्स्य पुराण। ठीक है, 18 पुराण होंगे, उसमें मत्स्य पुराण है ये। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो आप कहोगे मौर्य वंश से है। यानी कि मौर्य वंश की जितनी भी जानकारी है वो आपको सब किस में मिलेगी? विष्णु पुराण में मिलेगी। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो आप कहोगे गुप्त वंश से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी गई है? मनु स्मृति। ये सबसे पुरानी स्मृति मानी गई है। ठीक है, इसमें श्रद्धा और मनु की कहानी दी है, अश्विनी दिए हुए हैं, ब्रह्मा से संबंधित उनके जो पुत्र हैं नारायण, उन सभी के बारे में ये मनु स्मृति में कहा गया कि जो मनु थे, राजा मनु, उनको अश्विनी जो थे ब्रह्मा के पुत्र, उन्होंने हल चलाना सिखाया था। ठीक है, और इसका हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, स्वांग काल का मानक ग्रंथ किसे माना गया है? तो मनु स्मृति। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा मनु स्मृति जो है वो किस वंश का किस काल का मानक ग्रंथ माना गया है? तो आप कहोगे स्वांग वंश का माना गया है। स्वांग वंश का। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा है? शतपथ ब्राह्मण में कहा है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो अर्थवेद का ब्राह्मण है। किसका है? अर्थवेद का है। अर्थवेद का उपवेद क्या है? तो कहोगे शिल्पावेद है। कौन है? शिल्पावेद है। ठीक है, अर्थवेद में जो वशीकरण ग्रंथ है ना, उसके बारे में बताया गया। तो शतपथ ब्राह्मण उसी का जो ब्राह्मण है वो है। ठीक है, और स्त्री और पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। महाभारत का प्रारंभ उल्लेख अश्विनी लायन ग्रह सूत्र से मिलता है। पूछ सकता है महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख मिला है वो किससे मिला है? तो क्यों? अश्विन ग्रह सूत्र से मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। ठीक, किसका? महाभारत का। तो ध्यान रखना, महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है? तो आप कहोगे अश्विन लायन ग्रह सूत्र से मिलता है, जिसमें पहले कितने थे? 8,800 श्लोक थे और इसका नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, कुछ समय पश्चात ये बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए। इसमें कितने हो गए? 24,000 हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत्य साहित्री संहिता या महाभारत कहा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो आपको पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन जो होता है उसे हम लोग पुरालेख विद्या कहते हैं। पुरा विशेष या महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को माना गया है, क्योंकि उन्होंने, डार्विन ने जो है ना वो वंशानुक्रम पर बात करी थी। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किससे प्रसिद्ध है? तो रेहला से प्रसिद्ध है। इससे रेहला। हिशोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ये चाइना का क्या था? यात्री था। कौन था? चाइना का यात्री था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखेंगे आप। चीनी लेखकों का वर्ण कि कौन कौन चीनी हमारे यहाँ आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ लेगा इसके बारे में, तो हम समझते हैं। फाहन सबसे पहले 399 से 414 ईस्वी में आया था। भारत दशा का, इसकी रचना क्या है? भारत दशा का विवरण। इसकी क्या है? भारत दशा का विवरण। ठीक है, यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद या राजमहल को देव निर्मित बताया। ठीक है, इन्होंने जो वस्तुओं की विनिमय बताई थी वो क्या बताई थी? कौड़ियाँ बताई थी। ठीक है, और राजप्रसाद यानी कि राजमहल को क्या बता दिया गया था? देव निर्मित बता दिया था, यानी भगवान ने बनाया उसका जो और राजमहल है मतलब। ठीक है, तो ध्यान रखना कब आया था? 399 से 400 था। ठीक है, ये भारत, इसकी रचना का नाम क्या था? भारत दशा का विवरण। और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, ध्यान रखना है इसको। और इसने गुप्त वंश के जो विनिमय है, व्यापार से संबंधित है, उसको क्या बताया था? कौड़ियाँ बताया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, राजमहल था, उसको क्या बताया था? देव निर्मित बताया था। ठीक है, ध्यान रखना।
हेनसोंग ये 629 ईस्वा से 645 तक रहा था और इसकी रचना का नाम क्या है? तो आप कहोगे सी यू की, पाश्चात्य संसार के लेख। हिंदी में बोलेंगे से वैसे सी यू की, ठीक है। ये हेनसोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसमें हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? तो आपको हेनसोंग ने दी थी, जो 629 से 645 में आया था। सी यू की जो है वो इनकी क्या है? रचना है। और एक क्या दी थी? शिलादित्य की उपाधि थी, जिसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। पूछेगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आप किसे बताओगे? हेंगशोंग को बताओगे। किसे बताओगे? हेंगशोंग को। शाक्यमुनि किसको कहा गया? हेंगशोंग को कहा गया। नीति का पंडित किसे कहा गया? तो हेंगशोंग यात्री को कहा गया। कि किस यात्री को? राजकुमार, शाक्यमुनि या नीति का पंडित कहा जाता है। तो आप किसे बताओगे? हेंगशोंग को बताओगे, ठीक है। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। इतिशोंग ये 673 से 675 ईस्वी में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों की आत्मकथाएं इसने लिखी थीं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा, मतलब ये अध्ययन करता रहा, ठीक है। ये तो इसे समझदार रखना। तो 3 चीनी यात्री आए थे, तीनों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कौन था? फहान था, भारतवर्ष का विवरण था। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, विक्रमादित्य के समय ये भारत आया। इसने उनके विनियम जो था, उनका जो व्यापार था उसको कौड़ियाँ, और चंद्रगुप्त महल जो मौर्य थे उसके महल को क्या बताया था? देव निर्मित बताया था। पूछ सकता है देव निर्मित किसने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के महल को? तो फहान ने बताया था। हेंगशोंग जो आया था वो हेंगशोंग सम्राट हर्षवर्धन के समय आया था। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की क्या दी थी? उपाधि दी थी, ठीक है। इसने इसे ही क्या कहा था? राजकुमार कहा जाता है, शाक्यमुनि कहा जाता है और नीति का पंडित कहा जाता है। इतिशेंग जो आया था वो 673 में आया था। इसकी रचना का नाम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक की आत्मकथाएं हैं। ये चीनी यात्री था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? अध्ययन किया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है इसको, सही है। अब हम लोग बात करें अशोक के प्रमुख शिलालेख, ठीक है। चलिए, हाथी की गुफा अभिलेख, शासक कलिंग नरेश खारवेल का जो उल्लेख है, अभिलेख जो हाथी गुफा का है, और शासक कौन है? कलिंग का नरेश खारवेल के बारे में इसमें क्या मिला है? जानकारी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। एहलो अभिलेख ये पुलकेशन सेकंड की जानकारी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। नासिक अभिलेख गोमती वालश्री की जानकारी मिलती है, शासक के समय थे ये। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादायम दमन के संबंध था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, ठीक है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यार्सी वर्मन के साथ था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। ये आपको इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें प्रमुख अभिलेख हैं व उसके शासक हैं, मतलब किस किस ने ये स्थापित करवाए थे। मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश ईर्षवेरवन के यहाँ था। ग्वालियर अभिलेख कहाँ था? प्रतिहार नरेश भोज के यहाँ। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के यहाँ। भीतरी व चूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के यहाँ। ये उस राजा किसके पास थे? स्कंद। ये लोग वहाँ से मतलब उठा उठा के ले गए थे जितने अशोक के स्तंभ थे, ठीक है। चलिए, अशोक जो था बहुत सम्राट था, ये राजा था। बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो स्वांग काल की मिलती है। किसकी मिलती है? स्वांग काल की, ठीक है। और इसी समय मनुस्मृति जो उसका धार्मिक ग्रंथ माना गया है स्वांग काल का। हेंगशोंग ने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयू की। किसमें किया है? सीयू की। हेसोंग बता चुके हैं अभी, है ना। इसने इसे ही राजकुमार, है ना, मुनि कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, ठीक है, ये सब दिया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की है। किसकी है? किताब हिंद किसकी है? अलबरूनी की है। ये भी एक लेखक था, इतिहासकार था, ठीक है। जब ये भारत आया था उसने लिखा था किताब हिंद, ठीक है। इसी को शायद भारत का इतिहास कहा जाता है, ऐसी पुस्तक का नाम है। मोरक्को का यात्री इब्नु बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना, दरबार में आया था लेकिन क्या करा? तुगलक ने जो क्या करा? दिल्ली का काजी से नियुक्त कर दिया गया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की मिलता है। किसका मिलता है? पांड्य राज्य की, ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता चलता है? तो आप ध्यान रखना किसका चलता है? श्वांग वंश का चलता है, जिसका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति है, ठीक है। तो ध्यान रखना, महाभारत से किसका इतिहास का पता चलता है? श्वांग। ये सबसे प्रारंभिक माना गया है जब मनुस्मृति लिखी। पूछ सकता है
कि कौन सा राजा निम्न में से मनुस्मृति के क्या है, समकालीन है। तो शुंग वंश है वो समकालीन है। सती प्रथा प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में मिले थे, ध्यान रखना। सती प्रथा के भानुगुप्त के एरण अवलेख से प्राप्त हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। जो सती प्रथा का प्रथम लिखित मिला है वो 510 में मिला है। कौन से राजा के यहाँ से, तो भानुगुप्त के यहाँ से। और उसका अवलेख कौन सा था, तो एरण अवलेख था से प्राप्त हुआ। किसका, सती प्रथा। सती प्रथा जो थी वो पहले जो पति मर जाता था किसी का तो उसी के साथ उसे सती होना पड़ता था, है ना। वो लोग उसे भांग या कोई नशीला पदार्थ दे देते थे जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती थी, और जब वो उसे चिता में लिटा देते थे और उसके बाद लंगाड़े हैं, शंख है, ये सब बहुत तेज़ी से बजा करते थे जिससे उसकी जलती हुई जो चीख निकले वो सुनाई ना दे किसी को, ठीक है। तो सती प्रथा थी बहुत कुप्रथा है। बाबर फावर में इसमें क्या नाम है, राजा अकबर था, उसने इसे समाप्ति कर दिया था फिर आके। तो इस तरह से बहुत सारी है। इधर आपका दिल्ली सल्तनत में भी इनका कई बार उतार चढ़ाव आया। आगे हम इसको करवाएंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे आपको, तो उसमें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। और पेट एसआई के लिए सबसे स्पेशल सीरीज चल रही है जिससे हम तेज़ी से वीडियो बनाते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।